दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदी के दो स्थापित वरिष्ठ कवि बोधिसत्व जी और विवेक निराला जी। पहले मैं थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में परिचय दे दूं और जितना मैं जानता हूं, और बाकी तो इन लोगों से हम जानना भी चाहेंगे। पहले मैं विवेक निराला जी से बात करेंगे कि विवेक निराला जी, एक तो बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि विवेक निराला जी महाकवि निराला के परिवार से संबंध रखते हैं। उनके रगों में निराला जी का खून है, ये मैं कह सकता हूं। विवेक जी ने एक कविताएं लिखना शुरू किया और उनके पास दो कविता संग्रह हैं, एक 2005 में, एक बिंब है यह, और दूसरा कविता संग्रह ध्रुवतारा जल में, ये राजकमल प्रकाशन से अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा इन्होंने आलोचना की पुस्तकें लिखी हैं, निराला साहित्य में दलित चेतना और निराला साहित्य में प्रतिरोध के स्वर। संपादन भी इन्होंने किया है संपूर्ण बाल रचनाएं निराला की। तुलसीदास पुस्तक का भी संपादक किया है इन्होंने, और निराला संचयन का भी इन्होंने संपादन किया है। और आजकल ये कौशाम्बी जनपद में एक महाविद्यालय में हिंदी के HOD मतलब विभागाध्यक्ष हैं। तो बाकी मैं विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि ये थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में और कविताओं की तरफ कैसे रुझान आपका शुरू हुआ, और निराला जी के बारे में कुछ जो आपने सुना होगा उसके बारे में भी आप बताइएगा। हाँ, धन्यवाद अरविंद जी। दरअसल मैं जब 1.25 साल का था तभी अपने माता पिता से अलग हो गया और मेरा पालन पोषण रामकृष्ण जी और उनकी पत्नी ने किया, यानी मेरे बाबा दादी ने। तो निराला से परिचय मेरा हुआ रामकृष्ण जी के मार्फत हुआ। रामकृष्ण जी जो निराला के एकमात्र पुत्र थे, और रामकृष्ण जी को छूते हुए, उनकी पीठ सहलाते हुए मुझे निराला को छूने का एहसास बराबर होता रहा। तो निराला को मैंने पाया न तो रामविलास जी की मार्फत और न दूधनाथ जी की मार्फत, बल्कि रामकृष्ण जी की मार्फत पाया। जिस उम्र में बच्चों को राइम्स याद कराई जाती हैं, उस उम्र में मुझे निराला की वे कविताएं थमाई गई जो कविताएं मेरी उम्र के उपयुक्त थी। मसलन क्योंकि यहाँ दाना है, इसलिए दीन है दीवाना है, अम्मा है बप्पा है, झापड़ है गोलगप्पा है, नौजवान मामा है और बुढ़ा नाना है, क्योंकि यहाँ दाना है। तो यहाँ पे हिंदी कविता और निराला की कविता से मेरा परिचय शुरू होता है। रामकृष्ण जी के साथ रहते हुए मैंने उनसे संगीत के और साहित्य के संस्कार पाए। कविता के बारे में और संगीत के बारे में जो मेरी थोड़ी बहुत समझ विकसित हुई, वह रामकृष्ण जी के कारण ही संभव हो। 90 के बाद मैंने खुद भी कविता लिखना शुरू किया। कविता जैसा कविता दरअसल अभी भी लिख पाता हूँ या नहीं, है तो एक अलग चीज है। एक कोशिश कविता लिखने की वह हुई, और 2005 में पहला संग्रह और उसके लगभग 12 साल बाद 2017 में एक दूसरा संग्रह, दोनों संग्रह राजकमल से प्रकाशित हुए जी। तो एक लंबे समय तक 20 वर्ष हो गए हैं मुझे हिंदी साहित्य पढ़ाते हुए भी। तो इन 20 वर्षों में हिंदी साहित्य पढ़ाते हुए, उससे पहले बल्कि पढ़ते हुए, बचपन से निराला साहित्य को समझते बूझते हुए एक जो समझ कविता के बारे में विकसित हुई, साहित्य के बारे में विकसित हुई, वो संभव हो सकी। तो कुल मिला के हिंदी का एक अध्यापक और एक छोटा मोटा कवि जैसा ही हूँ। बस इतना ही मेरा परिचय है। बाकी
यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ अभी। मैंने पढ़ा है और काफी सुना भी है कि महामारी में एक महामारी फैली थी और उसमें निराला जी के पत्नी का देहांत हो गया था। तो इन्फ्लुएंजा था वो, दरअसल 1911 में इन्फ्लुएंजा फैला था। निराला जी पर इसका असर कवि होने के नाते, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते आपने सुना किस तरह से पड़ा था? मतलब वो उसको कैसे उन्होंने झेला था, कैसे स्वीकार किया था उन्होंने? अब वो महामारी ऐसी थी जिसमें मतलब कलकत्ते में थे, वहां उनको तार मिला कि तुम्हारी स्त्री बीमार है, तुरंत चले आओ। जब तक तार मिलता, मतलब तार से कलकत्ते से जब तक वो डलमऊ अपनी ससुराल पहुंच पाते तब तक मृत्यु हो चुकी थी और संस्कार भी हो चुका था। इसके बाद फिर और जो उनके चाचाजाद भाई इत्यादि थे, एक एक करके उनका भी निधन हुआ। 22 वर्ष की उम्र थी एक युवा उम्र थी निराला की, जिसमें एक साथ इतने वज्रपात हुए, मतलब कई लोगों की मृत्यु होती है। एक एक करके परिजनों को वो उनके शवों को कांधा देते ही दिन बीते। फिर वो मातृहीन अपने दोनों बच्चों को, मतलब 18 की बात है, 1914 में रामकृष्ण जी का जन्म हुआ था और 17 में सरोज का। तो 1.25 साल की अपनी बेटी और 3.5 साल के 4 साल के अपने बेटे को वो अपने अपनी ससुराल दलमऊ पहुंचा देते हैं। और भतीजे इत्यादि के रहने खाने का प्रबंध करके, या कुछ लोग जो इस लायक थे कि उनके साथ कलकत्ते जा सकते थे, उनको लेके पुनः कलकत्ते वापस जाते हैं। लेकिन वह एक दौर है जिसमें निराला को वैराग्य उत्पन्न होता है। एक साथ इतनी सारी मौतें, वो कहते हैं कि मतलब जब ठीक से दाम्पत्य शुरू हुआ तब मनोहरा चली गई। तो एक जो खला है, एक जो खालीपन है पूरे व्यक्तित्व में जो रहता है अंत तक, वह निराला लगातार भोगते रहे। जी जी जी। और निराला के पूरे व्यक्तित्व का निर्माण भी दरअसल यहीं से शुरू होता है, जहां वो अपने परिजनों को खोते जाते हैं। वो एक भयानक दुर्घटना थी जो तब निराला के जीवन में घटी। और यही वह समय था जिससे फिर वह नौकरी, अपनी कलकत्ते की नौकरी भी बाद में छोड़ देते हैं। लौट करके आते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से अरदास करते हैं कि कहीं कुछ मेरे योग्य काम हो तो बता दीजिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उनको बताते हैं कि समन्वय, जो एक दार्शनिक पत्र है कलकत्ते का रामकृष्ण मिशन का, वहाँ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बांग्ला और हिंदी दोनों जानता हो। वहां जाकर के निराला उस रामकृष्ण मिशन के पूरे संस्कार और वेदांत के पूरे संस्कार से जुड़ते हैं। वो अभी आजीवन निराला के साथ लगा रहता है। तो एक बड़ा प्रभाव है जो इस महामारी से उत्पन्न होता है। आपने उनके रचनाओं से आप काफी गुजरे हैं, रचनाओं से आप मतलब लगभग, क्योंकि आपने संजय नगर पर भी काम किया है, सारी चीजों को आपने देखा होगा। पत्नी की मृत्यु, और शायद उन्होंने दूसरी शादी तो मेरे ख्याल से की नहीं। तो आप महसूस कर पाते हैं कि उनकी रचनाओं में ये दर्द कहीं न कहीं बीच बीच में जरूर कहीं न किसी रूप में झलकता होगा? बहुत बार आता है। एक कविता है प्रिया के प्रति, उसमें कहते हैं कि एक बार भी यदि अजान के अंतर से तुम,
रंग गई पग पग धन्य धरा, हुई जग जगमग मनोहरा। तो वह जो मनोहरा का जितने भी 3-4 वर्ष का जो भी साथ रहा, वह मनोहरा निराला के साथ अंत तक रही। भले भौतिक रूप में न रही हूँ, लेकिन निराला के साथ मनोहरा की उपस्थिति, और इसीलिए साहित्य में भी, उनके साहित्य में भी मनोहरा निरंतर अपनी उपस्थिति बनाए रखती। ये एक बड़ी बात है। कम उम्र में पत्नी से बिछुड़ जाना, 22 साल की उम्र आप बता रहे हैं, और फिर उम्र को काटना, बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल काम है। अरविंद जी, हम लोग 1896 मानते हैं निराला का जन्म वर्ष, तो 1918 में 22 साल की उम्र हुई, और कुल्ली भाट में निराला ने यही लिखा है कि 22 साल की ही उम्र थी। एक बात मैं जानना चाहूंगा विवेक, कि घरेलू स्थितियों में कभी क्या इस तरह की चर्चा आई या आती रही थी कि 1918 के आसपास तो दूसरा विवाह या बहुत सारे विवाह बहुत आम थे, तो निराला जी ने जो विवाह न करने का निर्णय लिया, उसके पीछे कौन से सामाजिक या निजी कारण रहे होंगे? कभी तो ऐसी बातें होती रही होंगी, विवाह के प्रस्ताव आते रहे होंगे, दूसरी चीजें होती रही होंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि लोगों ने विवाह न करने का प्रस्ताव दिया ही नहीं हो, या विवाह करने का प्रस्ताव आया ही ना हो। अब सीधे तौर पे तो, क्योंकि मेरी जानकारी के सारे स्रोत अंततः रामकृष्ण जी हैं, जो मैं बता चुका हूँ, और रामकृष्ण जी खुद उस समय इतने छोटे थे कि बहुत सारा तो मैं ही बता सकते थे। लेकिन और सरोज स्मृति में इसके कुछ संकेत निराला ने खुद दिए हैं जी। कुंडली जिसमें दूसरा लिखा था, आप देखिए कि उसमें वो प्रसंग आता है कि उनकी सास खुद कहती हैं कि भैया सज्जन हैं, बहुत पीछे पड़े हैं, उनकी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, और लेकिन उस अपनी कोमल और चपल बालिका का मुंह देख करके सरोज का वह अंततः अपनी उस कुंडली को, जिसमें कि दूसरा विवाह लिखा हुआ है, उस कुंडली को खेलने के लिए देते, जिसको सरोज फाड़ के चिथड़े करके उससे खेलती, उस पर बैठ जाती है। मुझे लगता है कि यह, हाँ, बैठ जाती है, खेलती बैठ जाती है। मुझे लगता है कि एक विमाता का जो एक स्टूडियो टाइप या एक जैसा एक छवि विमाता की जो बनी हुई है, सौतेली माँ की, उसका भय रहा, हाँ, उसका भय रहा हो, या मनोहरा जी के प्रति अतिरिक्त आस्था रही हो, एक मतलब एक पक्ष जबरदस्त एकनिष्ठ प्रेम रहा हो कि फिर किसी और की ओर नहीं देखना है, नहीं बंधना है। तो क्या जो निराला जी की जो प्रेम कविताएं हैं या प्रेम के भाव वाली कविताएं हैं, जैसे अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, तो या स्नेह निर्झर बह गया है, इन सब के पीछे हम क्यों नहीं माने कि मनोहरा जी से उनका जो विरह था वो एक प्रेरक शक्ति रही होगी? निश्चित तौर पे आप मनोहरा जी की मृत्यु के आधार पे आप उस रूपक को देख सकते हैं कि स्नेह निर्झर बह गया जी। एक खास उम्र पे आकर के, जहाँ मतलब दूसरे विवाह की भी सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं जी, वहां तक आकर के, या थोड़ा अधेड़ होने की उम्र में, यह जो खला है, जो खालीपन है जीवन का, उसकी अभिव्यक्ति मान सकते हैं ये कि रेत ज्यों तन रह गया है। जी, अरविंद जी बात को आगे बढ़ाएं। अरविंद जी, ये विवेक आप कुछ कह रहे थे? हाँ अरविंद जी,
बोलिए बोलिए। नहीं, मैं कहता हूँ कि एक पूरी परंपरा, निराला रहते हैं, निराला उसे एक पत्नी व्रत या एक पत्नी प्रेम, अब वो बहुत अच्छी चीज है या नहीं है, उसका क्या मूल्य है, सामाजिक मूल्य क्या है, इस पर मैं कोई विमर्श नहीं करना चाहता। जी ना जी मैं प्रेम को कमतर कर करके कि प्रेम कोई बहुत गलत और असंभाव्य चीज है। प्रेम जी जीवन में हो ही सकता है, लेकिन आप ये देखें कि निराला से जुड़े जो लोग हैं, जो बहुत प्रिय लोग हैं, रामविलास जी, वह एक पत्नी व्रत की और उस पत्नी प्रेम के बहुत जबरदस्त हिमायती हैं। उनके जी, मित्र हैं केदारनाथ अग्रवाल, वो उनकी भी हे पत्नी मेरी प्रेम तुम के मत। श्रृंखला की कविताएं देखिए तो ये एक मतलब यह निराला और उनके साथ के लोगों, मतलब निराला पर तो जो प्रभाव था वो था ही, उनके साथ के जी लोगों ने भी इसे एक मूल्य की तरह ग्रहण किया, कहना चाहता हूँ। जी जी अब मैं बोधिसत्व जी से बात करूंगा। बोधिसत्व जी का परिचय पहले मैं बोधिसत्व जी ये इनका छद्म नाम है। इनका मूल नाम जो है वो अखिलेश मिश्र है। अब इन्होंने बोधिसत्व नाम क्यों रखा, इस पर अभी ये इन पे बातचीत होगी इनसे। इनके 4 कविता संग्रह आ चुके हैं। एक तो हम जो नदियों का संगम है, दुख खत्म नहीं होता, उससे पहले सिर्फ कवि, हाँ कुछ कह रहे थे आप विवेक जी, कुछ कह रहे थे आप शायद। मैं कह रहा था कि पहला कविता संग्रह सिर्फ कवि नहीं, हाँ हाँ, अच्छा उसके सिर्फ बाद कवि नहीं, फिर हाँ। अच्छा अच्छा, और 4 कविता संग्रह इनके टोटल आ चुके हैं अभी तक। और उसके बाद इन्होंने एक लंबी कहानी भी लिखी है, वृक्षोत्सर्ग जी। और फिर उन्होंने तार सप्तक कवियों के काव्य सिद्धांत पर शोध किया शायद आपने, जी है ना। और उसके बाद आपने कई सीरियलों में संवाद लिखे हैं, कई फिल्मों में आपने संवाद लिखे हैं, और जो अच्छे अच्छे सीरियल हैं इनमें रिसर्च करके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने आप प्रोडक्शन टीम को देने का काम करते हैं। और उसकी एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें एक नाम तो जो बहुत चर्चित है वो है देवों के देव महादेव। जी जी। तो मैं जरा बोधिसत्व जी से जानना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालें अपने जीवन यात्रा के बारे में, ताकि हमारे दर्शकों को इस पर थोड़ी अच्छी जानकारी मिल सके। सर, मेरी जीवन यात्रा बड़ी अभी तक की जो है बड़ी छोटी सी, बड़ी साफ, मतलब बहुत कम सी है। मैं भदोही में, तब भदोही नाम का ज़िला नहीं था, वो बनारस का पार्ट था। वहाँ एक किसान परिवार और नौकरी पेशा किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। घर में लोग नौकरी भी करते थे और खेती भी करते थे। मेरे पिताजी यूपी कोऑपरेटिव में ऑडिटर हुआ करते थे, और मेरे ग्रैंडफादर जो है वो वैद्य होते थे, बहुत भारी वैद्य थे वो। और रस संग्रह पर उनका एक ग्रंथ भी है, जिसमें बहुत सारी औषधियों को बनाने का उनका अपना एक तरीका था। और वो ठाकुर प्रसाद एंड सन्स बुक सेलर से वो किताब छपी हुई थी। हमारे परिवार में पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी। आज़ादी के आसपास भी एम कॉम और BHMS या इस तरह के डॉक्टरी वाले लोग थे। तो जब मैं काफ़ी छोटा था, यानी जब से मैं समझदार हुआ, तो मैंने पाया कि मेरे घर में निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान और कंकाल और इरावती, इस तरह के उपन्यास मेरे घर में पहले से थे। कुछ धार्मिक ग्रंथ पहले से थे। जैसे मैंने जब आँख खोली तो इंडियन प्रेस का एक महाभारत मेरे घर में था, जो 10-12 वॉल्यूम में होता था, 10 वॉल्यूम में या 9 वॉल्यूम में, और वो एक लाल बैठन में बांध के रखा रहता था, बहुत कम खुलता था। कभी कभार कोई रेफरेंस देखना होता था तो खोला जाता था। गीता प्रेस वाली किताब नहीं थी, क्योंकि इंडियन प्रेस वाली महाभारत 1908 में छपी थी,
और गीता प्रेस की स्थापना 1927 में हुई और वो कुछ 10 रुपए की पूरा वो ग्रंथावली थी जो 7 रुपए में बाबा ले आए थे, जिस पर उनको बड़ा ताना कसा गया था कि 7 रुपए की किताब खरीद रहे हैं, पगला गए हैं। तो ये सारी चीजें घर में थी। इसमें एक रोचक बात और भी है अरविंद भाई और विवेक और मित्रों जो सुन पा रहे होंगे जी कि समानांतर रूप से गुलशन नंदा का भी साहित्य भरा हुआ था। सरला रानू, वो कुशवाहा कांत और वो जो प्यारे लाल हमारा और प्यारे लाल आवारा, इब्ने सफ़ी और बहुत सारा ऐसा साहित्य था। तो एक तरफ आप कल्पना करिए कि प्रेमचंद है, निर्मला है, गोदान है, कंकाल है। मुझे ऐसा याद आता है कि मैंने मैला अंचल भी पहले ही देखा था और पंत जी की कुछ किताबें घर में थी। बड़ी लाइब्रेरी तो नहीं थी लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी 150 किताबों की मुझे याद है। इसके साथ ही मेरे घर में 6 पत्रिकाएं निरंतर आती रही थी, जिसमें धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान और रविवार और आज अखबार से एक पत्रिका निकलती थी अवकाश। और ये पत्रिकाएं मेरे यहाँ हर इशू, हर अंक आते रहे और कभी कोई अंक नहीं आया हो मुझे अंदाजा नहीं है। इसके साथ ही एक अच्छी बात मेरे साथ हुई थी, वो ये कि मेरे बड़े भैया अवधेश कुमार मिश्र जो है, उनको शायद मुझसे बड़ा स्नेह था और वो मुझसे 16.5 साल बड़े थे। तो जब भी वो इलाहाबाद से गांव आते थे तो बालहंस, नंदन पराग, चंपक और चंदा मामा और एक मैगजीन और आती थी लोटपोट, ये 5-6 पत्रिकाएं मेरे घर में हमेशा रही मेरे पास। और मेरे गांव का एक और लड़का था, राकेश नाम है उसका, वो सूर्यावा में ही ऑटो पार्ट्स वगैरह की दुकान चलाता है। उसके पिताजी कलकत्ते से अमर चित्र कथा की प्रतियां भेजते थे उसके लिए। तो मैं इस तरह की एक बड़ा घालमेल वाले माहौल में मैं बड़ा हुआ और अमर चित्र कथा की उस समय तक की मेरा ख्याल है 50 सीरीज हमने पढ़ ली थी, जिससे पौराणिक पहलू और घर में महाभारत वगैरह थी, रामायण था। मेरे घर में वाल्मीकि रामायण भी थी लेकिन ओपन नहीं थी, ये माना जाता था कि अशुद्ध हो जाएगा। तो हम लोग दोपहरिया में जब सब खिसक जाते थे, सो जाते थे, तो पहरेदारी करके उसको पढ़ा जाता था कि, और ये हम लोग विचार करते थे कि महाभारत पढ़ेंगे तो घर में झगड़ा होगा, तो पढ़ के देखते हैं कि झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग गुपचुप इसका आकलन करते थे, हालांकि वो उन चीज़ों का कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मेरे एक ताऊ जी थे, उन्होंने, उनसे प्रेमाश्रम जो मुझे मिली थी वो आज भी मेरे पास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर जो है मेरे घर में मुद्दतों पहले थी। उसके बाद मैं वहाँ ज्ञानपुर में पढ़ने गया तो ज्ञानपुर में मुझे बहुत अच्छे अध्यापक मिले, प्रोफेसर संत बख्श सिंह, विभूराम मिश्र। और उसके बाद मैं इलाहाबाद आया तो मेरी भेंट उपेंद्र नाथ हर्ष्क जी से हुई। हर्ष्क जी का एक इंटरव्यू था कि मैं नए लोगों को बहुत प्रमोट करता हूँ, तो मैं अगली ही दोपहर पहुँच गया उनके पास, मुझे प्रमोट करो और बताओ कि मैं क्या करूँ। तो मुझसे बड़े परेशान रहते थे, मैं हर दूसरे दिन चला जाता था कि बताओ अब क्या करूँ, और हर दिन मेरे पास 5-6 कविताएं होती थी। तो बड़ा व्यथित रहते थे, बोलते थे यार इतना मत लिखो, थोड़ा आराम से लिखो। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि इतना दूर क्यों आते हो अल्लाहपुर से खुसरो बाग। तो हिंदी विभाग में दूधनाथ सिंह, डॉक्टर दूधनाथ सिंह जो मेरे रिसर्च के भी गुरु रहे, उनसे मिलो। सत्यप्रकाश मिश्र, जगदीश गुप्त जी तब रिटायर नहीं हुए थे, उन्होंने बोला उनसे मिलो। और उन्होंने बोला कि रामस्वरूप चतुर्वेदी से भी मिल सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज अगर बहुत
हम लोग बोर नहीं कर रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा। जगदीश गुप्त जी को मैंने वो सारी कविताएं दी जो मैंने दूधनाथ जी को दी। मैंने हाथ से कविताएं लिखी और उसके 4-5 जेरॉक्स के फाइलें बनाई और मैंने सबको एक एक फाइल पकड़ाई कि सर मेरी कविता है, देख लीजिएगा। और एक दिन जगदीश गुप्त सर जो है वो जो सेमिनार क्लासेस चलती थी हिंदी विभाग इलाहाबाद में कि सीनियर स्टूडेंट को 5-6 स्टूडेंट को एक प्रोफेसर पढ़ाया करता था गंभीर विषयों को। तो देने के 8-10 दिन बाद मैंने जगदीश गुप्त सर का सेमिनार क्लास में एंट्री की। वो पढ़ा रहे थे और मैं उतना व्यवहार जानता नहीं था, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, तो हमने उनसे बोला कवितावा पढ़ लिए। वो मुझे बहुत डांटे विवेक, मैं कह नहीं सकता। बोले कि क्या बेवकूफ़ी है, कवितावा क्या होता है। तो मैंने कहा कि सर वही मैं कह रहा हूँ कि कविता पढ़ लिए मेरी। तो बोले बाद में मिलना, लेकिन उनके डांट का इम्पैक्ट हुआ, मैंने सालों उनकी तरफ मुंह नहीं किया। और 2 दिन बाद दूधनाथ जी ने बोला, उस डांट के 2 दिन बाद, कि परसों एक मीटिंग है जनवादी लेखक संघ की, तुम उसमें आ जाना। और उन्होंने, उनके शिष्य थे बालकृष्ण पांडे जी, उनसे मिलाया, बोला इसको पता बता देना जनवादी लेखक संघ की जहाँ मीटिंग हो रही है। और वो मीटिंग थी निशीत कुमार गिरी जी के घर पे 1987 के, मेरा ख्याल है नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर की बात होगी, तारीखें ठीक से नहीं याद है। वहाँ गया और वहाँ जाते ही मैं मार्क्सवादी घोषित हो गया। उसका जो सबसे बड़ा पहलू था वो ये था। और दूधनाथ जी ने ऐसी बहुत सारी कविताएं मेरी उसमें से ढूंढ निकाली जिसमें मार्क्सवाद के सीधे लक्षण दिख रहे थे। और मैं सच बताऊं तो जो कि आपने जानबूझ के लिखा नहीं था। नहीं, मुझे एकदम नहीं पता था कि इसमें मार्क्सवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो और मैं एकदम बिल्कुल घिर जाने जैसी स्थिति थी। और कुछ कविताएं दूधनाथ जी ने वहाँ सुनाई भी। और वो मीटिंग थी, हरिश्चंद्र पांडे जी की कविताओं का पाठ हुआ था वहाँ, जिसमें मैंने कुछ बड़ी ऊंची बातें हरिश्चंद्र पांडे जी की कविताओं पर भी की थी, जिसमें मैंने बड़े लांछन उन पर लगाए थे कि इनकी कविता में ये नहीं है, इनकी कविता में ये नहीं है। लेकिन वो था, बचपना था, मैं गांव से पहली बार शहर आया था और मुझे लगा कि जब इतना भारी बना के मुझे रखा गया है तो उसका निर्वाह मुझे करना चाहिए। तो कुछ बड़बोलेपन की बातें मैंने की थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है विवेक की, उसी दिन मुझे विमल ज्योति वर्मा, जो लक्ष्मीकांत वर्मा जी के भतीजे थे, वो मिले। हमारे एक और दोस्त थे जिनका नाम लूं कि न लूं, वो मिले। और आशीष विद्यार्थी मिला। और अगली जो 15 या 20 दिन बाद की मीटिंग थी उसमें हम चारों लोगों का काव्य पाठ हुआ, जो कथाकार अखिलेश जी के घर पर हुआ, लाउदर रोड पे। और वहाँ ये प्रस्तावना आई कि मुझे अपना नाम अखिलेश से हटा करके कुछ और कर लेना चाहिए, क्योंकि कथाकार अखिलेश और अखिलेश मिश्र, इन दोनों के बीच में एक दुविधा वाली स्थिति बन रही थी। और बताने के लिए भी बता दूं कि मेरी आरंभिक 5 कविताएं अखिलेश मिश्र के नाम से छपी हुई हैं, जो प्रतिज्ञा प्रतीक नाम की एक पत्रिका निकालती थी डॉक्टर सावित्री मिश्रा, जिसके उप संपादक बालकृष्ण पांडे होते थे, उसमें 2 कविताएं छपी हैं। और 3 कविताएं ज्ञानपुर से छपने वाली एक मैगजीन आलोक डाइजेस्ट में छपी थी, जिसमें मेरी छड़िकाएं छपी थी, वो कविताएं नहीं थी। और मेरा पहला प्रकाशन जो है 1985 में हो गया था, जब मैं ज्ञानपुर में था तभी। और अरविंद भाई, मेरी बड़ी छोटी सी इच्छा थी कविता छपने से, बहुत छोटी सी इच्छा थी कि मेरा पता और मेरे गांव का नाम किसी जगह छपा दिखे। मेरी और कोई इच्छा साहित्य से थी नहीं, कोई भी इच्छा नहीं थी। और अगर मैं अपनी वो 2 छड़िकाएं आप लोगों को सुनाऊं, 3, तो आप लोग बहुत मेरे ऊपर हंस सकते हैं।
एक क्षणिका थी आज के साहित्यकार, और वो क्षणिका ऐसी थी कि आज के साहित्यकार लिखने में कम, चोरी में ज्यादा मन लगाते हैं साहित्य की। और एक ज्ञानपुर में बड़ी हिट क्षणिका थी। और दूसरी क्षणिका थी, फिल्म की नई नायिका ने कहा, उसका टाइटल था हरा दूंगी। फिल्म की नई नायिका ने कहा मैं सबको हरा दूंगी कपड़े उतारने में। और ये ज्ञानपुर में मेरा बड़ा सत्कार था, और मेरे ऊपर क्षणिका लिखने का बड़ा दबाव था। और एक और इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक बात बता दूं कि मेरी क्षणिका और शरद पगारे जी की क्षणिका एक पन्ने पे छपी थी, जो उपन्यास शरद पगारे जी हैं। और पगारे साहब कभी क्षणिकाएं लिखते थे, और मैं बड़ा भारी चैलेंज की तरह आया था। जो ज्ञानपुर का कवि समाज था, जिसमें नाम भूल रहा हूँ, तंच ज्ञानपुरी और सूंड फैजाबादी, इस तरह के बहुत सारे लोग उस समय मेरे संपर्क में थे। और अगर मैं ज्ञानपुर से इलाहाबाद नहीं आया होता तो ये तय मानिए कि मैं क्षणिकाएं और जो हास्य की और कौतुक की कविताएं होती मैं लिखता, डेफिनेटली लिखता। और मैं उस दिशा में बहुत, मेरी निजी आस्था है मुझ पर कि मैं बड़ी प्रगति करता उसमें। आपके 4 संग्रह छप चुके हैं अभी तक, 5वां शायद आने वाला है। 5वां और 6वां दोनों आने की स्थिति में है, और दोनों पब्लिशर के पास गए हुए हैं। मेरा ही कुछ आलस्य है और मेरी ही कुछ व्यस्तताएं और थोड़ी दुविधाएं हैं, और मित्रों की थोड़ी अनुशंसा कम मिल रही है, इसलिए मैंने अपने संग्रहों को रोक रखा है। जी बताएं। उसके बाद आपको कविता के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे भारत भूषण पुरस्कार मिला, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान मिला आपको, संस्कृति सम्मान, हेमंत स्मृति सम्मान, विराग गोरखपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान, ये इतने सारे सम्मान आपने ले लिए। एक बात बताइए, मैं देख रहा था, आपने अपहरण का इतिहास लिखने के बारे में क्यों सोचा? सर, वो अपहरण का इतिहास जो है प्रकाश झा की फिल्म के लिए किया गया काम था। उनकी फिल्म आई थी अपहरण, प्रकाश जी चाहते थे कि उस पर एक किताब हो, तो जीविका तो चलाना पड़ेगा, और अपहरण जो है कंटेंट भी नया है, इस पर काम नहीं हुआ था। तो मुझे लगा अगर किडनैपिंग का इतिहास लिखा जाए, जिसमें मैंने उनको एक टाइटल दिया था हरण से अपहरण तक, और वो प्रकाश झा की मेहरबानियों की वजह से वो किताब छपी नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट उनके हिस्से में है। मेरे पास भी उसकी प्रति है, मैं छपा भी सकता हूँ अगर कभी योग्य प्रस्ताव आएगा। तो किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भारत में अपहरण कैसे सामाजिक संस्था से एक अपहरण और उद्यम की संस्था हो गया हो। पहले अपहरण फिरौतियों के लिए नहीं था, पहले अपहरण का दूसरा स्वरूप था, जिस पर हम आगे कभी बात करेंगे। तो काम मैंने सर जीविका के लिए किया था, और मुझे उस काम को करके भी अच्छा फील हुआ था, क्योंकि काम मैंने बहुत मन से किया था। और मैंने क्रांतिकारियों के अपहरण, क्रांतिकारियों द्वारा अपहरण, पॉलिटिकल अपहरण, अबडक्शन के जितने इतिहास हो सकते हैं, उठा लेने के, बंधक बना लेने के, लड़कियों के, प्रेमिकाओं के, दूसरी की बीवियों के, शत्रुतापूर्ण हरण के, सबके इतिहास उसमें है किताब में। फिल्म तो बड़ी लिमिटेड थी, तो इस तरह से वो काम किया था मैंने। जी सर। आपकी कविताएं अनुदित भी हुई हैं कई भाषाओं, विदेशी भाषाओं में। मॉस्को विश्वविद्यालय में शायद आपकी कविता पढ़ाई भी जाती है, गोवा विश्वविद्यालय में भी शायद आपकी कविता पढ़ाई जाती है। सर अभी गोवा वाले का तो मुझे, हाँ पूछिए। नहीं, जो मेरे पास जानकारी है कि गोवा विश्वविद्यालय जी स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल शायद किया है। जी। तो इतना सारा कुछ आप कर रहे हैं और इतना सारा कुछ आपने किया है। आप ये बताइए कि
कविता और कहानी और किताब तो मेरी समझ में आ गई। ये जो सीरियलों के लिए शोध का काम होता है, ये क्या हर सीरियल के लिए होता है कि कुछ खास किस्म के प्रोड्यूसर, गंभीर किस्म के डायरेक्टर ही इस तरह के शोध करवाते हैं? असल में सर, इसको मैं अगर कहना चाहूँ तो दो तरह से इसको मैं देखता हूँ। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में दो तरह के काम करने वाले लोग हैं। एक इन्फॉर्मर है जो आपको सूचनाएं देते हैं, यानी अगर जैसे भागवत पे काम हो रहा है मान लीजिए, या महाभारत पे काम हो रहा है, तो घटनाएं वो बता देते हैं कि ये हुआ। मैं पहले इस तरह के काम नहीं करना चाहता था, मैंने सालों ऐसे काम नहीं किए, लेकिन मेरे साथ क्योंकि मैं पीएचडी था, डॉक्टरेट था, तो हमारी इंडस्ट्री पढ़े लिखे लोगों से बचती है, उसे विद्वान नहीं चाहिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो आपसे आपका ग्रुप नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अवांछित हो जाऊंगा, और मैं यहाँ के नीति नियमों से बहुत परिचित नहीं था। तो मेरे एक मित्र हैं अभय तिवारी, उन्होंने बोला कि तुम इसको एक पूरे डिपार्टमेंट की तरह लो, कि रिसर्च एक विभाग हो सकता है। तो मैं जिन भी सोच से जुड़ा, मैंने उसमें उन्हीं कहानियों के दूसरे पहलू, उसी रूपक को दूसरे तरह से समझने की मैंने पेशकश की, जो लोगों को अच्छी लगी। और इसकी शुरुआत हो गई थी, संजय खान ने एक महाभारत बनाया था जी टीवी पर, उसमें मैंने पहली बार उर्भंगम का इस्तेमाल किया, जो पक्ष दुर्योधन के पक्ष में जाता था, जो कहानी। तो मैंने उसमें ये पेश किया कि दुर्योधन उस तरह का दुर्योधन नहीं है जैसा पेंट है, उसका भी एक सोचना है, उसकी भी एक थियरी है। तो जो बिल्कुल हीरो है तो बुरा ही होगा, और हीरो है तो अच्छा ही होगा, और विलेन है तो बुरा ही होगा। मैंने उसको बड़ी बारीकी से या बड़े आराम से मैंने इसको पेश किया, और मैं बड़े आदर से कहना चाहूँगा कि संजय खान साहब को ये अप्रोच अच्छा लगा। और जो जी टीवी पर महाभारत था, जय महाभारत जिसका टाइटल था, वो पूरी तरह से मेरे उस रिसर्च पर बेस्ड था, और उसी लाइट में उसका काम हुआ। आगे फिर मैंने एक और सीरियल संजय खान साहब के लिए ही किया, जो कि दूरदर्शन पर आता था, महारथी कर्ण। उसमें मैंने कर्ण के जीवन के बड़े सारे उन पहलुओं को देखा जो महाभारत के इतर भी काम थे, जो आलोचकों के काम थे, उनके कामों को शामिल किया। महाभारत पे जो आलोचनाएं थी उनको मैंने उसमें उपयोग किया। यहाँ तक कि विवेक आपको बताऊं, जब मैं महारथी कर्ण कर रहा था तब भी मैं नामोर जी के टच में था मैं। और बड़ी रोचक बात है कि इलाहाबाद छोड़ने के बाद जिस एक पहले आदमी ने मुझे खोजा वो नामोर सिंह थे। नामोर जी ने विजय कुमार जी को फोन किया कि कैसे भी बोधिसत्व तक ये मैसेज पहुंचाइए को मुझसे बात करें। और अच्छा, मैं थोड़ा भावुक शायद हो जाऊं, तो मैं थोड़ा बचना चाह रहा हूं। तो उसके बाद मैंने नामोर जी से बात की, तो नामोर जी ने एक बात मुझसे बोली कि तुम किसी अंधी सुरंग में नहीं गए हो, वहाँ बहुत अच्छे लोग काम करते रहे हैं। उन्होंने राही साहब का नाम लिया, शरद जोशी का नाम लिया, नरेंद्र शर्मा का नाम लिया, अमृतलाल नागर का नाम लिया, भगवती चरण वर्मा का नाम लिया, प्रेमचंद का नाम लिया। बोला तुम अपनी डिग्निटी के साथ अपना काम करो, लेकिन साहित्य वाली खिड़की को खोले रखो, और अगर तुम्हारे पास कुछ कविताएं होंगी तो मुझे भेजना। और वही कविताएं हैं जो दुख तंत्र के नाम से प्रकाशित हुई। उन्होंने प्रभाकर श्रोत्री के पास भेजा, उन्होंने कनेक्ट किया कि यहाँ से छपाओ इसको, ये बड़ा अच्छा रहेगा। प्रभाकर जी मुझे पहले से भी ढूंढ रहे थे, तो नामोर जी ने बोला कि
अगर कोई पब्लिशर हो तो बताओ। तो मैंने बोला प्रभाकर सूत्री जी पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा, उनको दे दो। तो नामोर जी अकेले आदमी थे, लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा था कि जब महाभारत हो रहा था तो मैंने नामोर जी से बात किया, तो नामोर जी ने बोला कि महावीर, अरे इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, उसको जी। पढ़ो। उन्होंने बताया कि दुर्गा भागवत और इरावती कर्वे और विनायक वैद्य चिंतामणि, इन लोगों ने काम किया, तुम इन सबको पढ़ो और ये बहुत अच्छा काम है। तो इस तरह से मैं रिसर्च के लिए तो मैं आया नहीं था, और मैं रिसर्च के अलावा भी यहाँ दूसरे काम करता रहता हूँ। शिखर के डायलॉग है मेरे बहुत, जो और दो एक फिल्में की उसमें काम किया। लेकिन मैंने ये पाया कि मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, और रिसर्च वाले में मुझे बहुत लिखना नहीं पड़ता, पढ़ना पड़ता है। तो मैं पढ़ करके अपनी जो मेरी इतने सालों की 85 से 95 और 5 और 25 आने वाला है, तो ये जो मेरा 35-35 साल का साहित्य का मेरा समझ है, जो मेरी एक ग्रूमिंग रही, उसके आधार पर मैं कहानी को नए सिरे से देखता हूँ। महादेव में भी मैंने ये किया, और महादेव में तो मैंने ऐसे ऐसे रूपकों का इस्तेमाल किया, पुष्पिकाओं के इस्तेमाल किए। रघुवंश की पुष्पिका को मैंने विजुअल में, अरे कुमार संभव की पुष्पिका तक को मैंने विजुअल में ट्रांसफ़र किया। और मैं दावे से कहता हूँ कि महादेव के सिलसिले में मैंने लगभग 350 किताबों का अध्ययन किया है। उनके रेफरेंसेज हैं मेरे पास, उनके नोट्स हैं मेरे पास, जिसमें केवल तुलसीदास के यहाँ से जो रेफरेंस हैं, क्योंकि तुलसीदास के यहाँ शिव की पूरी कहानी दी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ जिनका यहाँ नाम लेने का कोई वो नहीं है, तो उन सबको मैंने प्रयोग किया। और मुझे लगा कि इतना ओछा काम नहीं है कि कोई कहे कि ये इंडस्ट्री में रिसर्च करते हैं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और इसी के आधार पे आगे चल करके मैंने जोधा अकबर, संकट मोचन हनुमान, और अगेन जो स्टार का महाभारत है उसका पायलट एपिसोड मेरा लिखा था, उसका बहुत सारा काम मैंने किया था। हमारी उस प्रोड्यूसर से नहीं बनी, हम अलग हो गए। और भी बहुत सारे ऐसे लोगों के काम किए। मैंने डेली सोप भी लिखे, कम लिखा लेकिन लिखा हुआ है। रेत नाम का एक सीरियल आता था जिसमें मैं स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखता था। और एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा विवेक और अरविंद भाई और मित्रों, कि मैं दावे से कहता हूँ कि राइटिंग के जितने फॉर्मेट हैं मैंने सब में लिखा है। मैंने शादियों के कार्ड लिखे, मैंने गोद भराई के कार्ड लिखे हैं प्रोफेशनली, मैंने मर जाने वाले जो एबिचुअरी के पन्ने आते हैं वो लिखे हैं, और सबको कई बार, एक दो बार मैंने पैसे नहीं भी लिए लेकिन उनके भुगतान होते रहे। और मैंने हर फॉर्मेट में लिखा, रेडियो पे रूपक लिखा, रेडियो पे एंकर लिंक लिखे, टेलीविज़न के रिकैप प्रिकैप लिखा, फिल्मों के पोस्टर लिखे, फिल्मों की पब्लिशिंग का टैग लाइन लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मटेरियल लिखे, सिनेमा की और न्यूज़ चैनल में काम किया, प्रिंट मीडिया में काम किया। तो मैं इस देश के सामने, अपने लोगों के सामने ये खुले रूप से कहना चाहता हूँ, 2 चीज़ें नहीं लिखी थी वो भी लिख रहा हूँ। 2 उपन्यासों पे काम कर रहा हूँ और 2 नाटकों पे काम कर रहा हूँ। एक नाटक पूरा हो गया है, दूसरा कर रहा हूँ। बाकी यात्रा विवरण वगैरह हैं, आगे लिखे जाएंगे, उनकी भी तैयारी है। तो मैंने ये माना कि अगर आप लेखक हैं और आपको लिख के जीविका कमानी है, क्योंकि मैं नौकरी में नहीं था और मेरा परिवार था मेरे साथ, तो मैं बच्चों से नहीं कह सकता था कि बच्चों में साहित्यिक क्रांति कर रहा हूँ और तुम लोग आज खाना पीना नहीं खाओ, क्योंकि मैंने उनसे पूछ करके ये दुनिया नहीं चुनी थी। तो मेरे बच्चे मुझसे शिकायत नहीं कर पाए, इसलिए मैंने हर वो कुछ लिखा जो मुझे लिखना था या नहीं लिखना था, इस पर मैंने विचार नहीं किया। और मैंने अब तक केवल 9 लोगों को कहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, हालांकि मैं उनको ना नहीं करना चाहता था और उनके नाम नहीं भी लूंगा, जिन्होंने पैसों की बेईमानियां की या जिन्होंने मेरे क्रेडिट चुराए। ऐसी 2 या 3 फिल्में हैं जिसमें मैंने काम किया,
लोगों ने क्रेडिट नहीं दिए, कभी उस पर बात करूँगा। और कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए काम करा करके, उन पर भी कभी बात करूँगा, आज रहने देते हैं। एक व्यक्तिगत सवाल है, उसके बाद से हम लोग कुछ और बात करेंगे। जी। पहले विवेक जी से बात करते हैं कि आपने शादी जो की अपनी मर्जी से की कि घर वालों की मर्जी से की? विवेक से सवाल है कि मुझसे? विवेक जी से है पहले। नहीं, मैंने तो घर वालों की मर्जी से ही की। पत्नी आपकी लिखने पढ़ने वाली हैं कि घरेलू वाइफ हैं सिर्फ? घरेलू हैं। बोधिसत्व जी इस मायने में बड़े लकी हैं। बोधिसत्व जी हमारे सीनियर बन गए, हमारे विभाग के, हमारे विश्वविद्यालय के, हमारे छात्र संगठन SFI के। तो ये राह दिखाते रहे कि मैं ही ऐसा नालायक था कि मैं इनकी राह पे न चल सका। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने भी काफी काम किया हुआ है। बोधिसत्व जी आप बताइए। नहीं, विवेक ने प्रेम पे काम नहीं किया हुआ, झगड़ा मत लगाइए। विवेक ने प्रेम पे काम नहीं किया है। बोधिसत्व जी आप अपना बताइए जरा। सर, हम लोग एक ही विभाग में पढ़ते थे, मैं और मेरी पत्नी आभा, और हम लोग MA में एक साथ थे। वो BA तक एक डिग्री कॉलेज में थी और मैं BA में भी यूनिवर्सिटी में था। तो मेरा ख्याल है 93 की बात होगी या 92 की बात है, 92 की बात होगी या ससुरा टाइम में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, विवेक समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, किताब के पहले की बात है, 91 की बात है। 91 की मार्च अप्रैल में पानी बरस रहा था, तो अप्रैल मई होगा। इस समय मैं मतलब थोड़ा सा उलझन में हूँ। तो मैं एक दिन भीगा भागा सा कैंपस आया, तो अंदर नहीं गया क्योंकि मैं पूरी तरह भीग गया था। तो मैं बाहर ही, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सामने वाली जगह होती है विवेक जी, जो पीछे वाले गेट से घुसते हैं, तो वहाँ एक कुर्सी मेज लगी थी, मैं उस पर बैठ गया था क्योंकि मैं गीला था। एक लड़की आई, उसने मुझसे पूछा कि राजेंद्र सर पढ़ा रहे हैं क्या? तो मैं खुद अंदर नहीं गया था और मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं कोई इन्फॉर्मर तो हूँ नहीं किसी का, मैं यहाँ सूचना लेके बैठा हूँ। सूर्य नारायण मित्र थे तो उनके प्रभाव में मैं बहुत था। तो मैंने बोला कि नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है। वो लड़की कहीं गई अंदर, उसने देखा पढ़ाई हो रही है तो उसने आके मुझे डांटना शुरू कर दिया। आपने बोला पढ़ाई नहीं हो रही, भीतर तो क्लास चल रही है, मैं पढ़ नहीं पाई। तो हमने कहा जाके पढ़िए, मुझसे क्यों पूछ रही भाई, मैं कोई आपको सूचना देने यहाँ बैठा हूँ? मैं मंदिर के आगे बैठा नंदी हूँ क्या? तो वो लड़की थी मेरी आज की जो पत्नी है आभा। फिर इस तरह की बकझक से, बहुत सारी और चीज़ों से थोड़ी और बातचीत बढ़ी। फिर जैसे अभी वो बड़ा एक लंबा वृत्तांत है वो। फिर मुझे, मेरे भाई थे जो बड़े, उनकी शादी हो गई, तो मेरी शादी के लिए आने होने वाली बातें शुरू हुई। तो मुझे लगा मैं कहीं और उलझ नहीं जाऊं। और पिताजी को दहेज बड़ा पसंद था और मुझे दहेज लेना नहीं था, तो मुझे लगा दहेज नहीं लेना हो तो अरेंज मैरिज वाले में वो संभावना कम दिख रही थी, क्योंकि अरेंज मैरिज में वही लोग आ रहे थे जो दहेज देना चाहते थे। ऐसे प्रगतिशील पिता कम मिलते हैं जो इस इरादे से हैं कि दहेज नहीं देना, शादी करोगे क्या? तो फिर मैंने आभा से बातचीत किया, आभा भी गंभीर थी, हम लोग और गंभीर हुए। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और उस मुलाकात से आज तक जो है वो कुछ 27-28 साल हो गए। 91 से अगर जोड़ते हैं तो कितने साल होते हैं विवेक? 91 से ना, हाँ, 26 साल तो शादी के हो गए, 29 साल का हमारा भिड़ंत है। 29 साल हो गए। बोली भैया, निराला की कविता पढ़ के याद आ रही है। बताओ। कि आज मन पावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है।
मई में आप ट्रेन में भीगे हुए बैठे थे। जी जी जी। वो अच्छा है वो आपात की बारिश थी, बारिश की कोई संभावना नहीं थी। फिर जब मेरी किताब का विमोचन हुआ अक्टूबर 91 में, तो आभा के भैया जो है वो देवी प्रसाद मिश्र के बड़े अभिन्न मित्र थे, अभी भी हैं। तो देवी प्रसाद जी ने कहा कि इलाहाबाद जा रहे हैं, एक कवि की किताब का विमोचन है, नामोर सिंह करेंगे। तो इनके भैया भी सैटरडे संडे को आ जाया करते थे इलाहाबाद, तो उन्होंने बोला मैं भी चलता हूँ। लेकिन पहले वो विमोचन में आए, फिर घर गए। तो उन्होंने क्लास बताया कि तुम्हारे क्लास में कोई लड़का बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व नाम से मैं विभाग में जाना नहीं जाता था, तो ट्रेस नहीं कर पाई आभा मुझे कि बोधिसत्व मैं हो सकता हूँ क्या। तो उन्होंने, उनकी एक दोस्त थी अन्नपूर्णिमा मालवीय, वो हिंदी में कविताएं लिखती थी, मैं उनको याद कर रहा हूँ, जहाँ भी हूँ सुखी रहें। वो वीर रस की बड़ी प्रचंड कवित्री थी, और सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियों पे वो चलती थी, उनके पद चिन्हों पे चलती थी। वो जानती थी कि मेरी किताब का विमोचन हुआ है, तो उन्होंने बोला कि वो जो दुबला पतला सा मरियल सा लड़का है ना, वही है वो, उसी की किताब आई, लोग बता रहे थे। तो मैंने आभा को अपनी किताब दी। पता नहीं हम लोग साहित्य के मुद्दे पर हैं या नहीं है, लेकिन बातें बड़ी वैसी जा रही हैं। अरविंद भाई बताइएगा कि नहीं हम नहीं, इस तरह। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नंद भारद्वाज जी ने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है, अच्छी बात हमारे है। और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। उधर कृष्ण मोहन जी भी टिप्पणी कर रहे हैं कि कृष्ण आप मोहन जी लोग, की टिप्पणी क्या है? कृष्ण मोहन जी की टिप्पणी ये है कि स्क्रीन पे शो करिए ना। वो फेसबुक पे आएगा, एक्चुअली यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा, वो आ जाएगा आपके पास, अच्छी भेजूंगा। बात, अच्छी बात है। तो मैं इस पर आ रहा हूँ कि आभा को मैंने अपनी, उन्होंने लिखा कि अपहरण की जो किताब आपने लिखी वो प्रकाशित हो जानी चाहिए। नहीं, करवाएंगे। और नंद भारद्वाज ने कहा कि आभा की गंभीरता वाकई काबिल तारीफ है, वो आज भी आपसे ज्यादा गंभीर है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये भी मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मेरा दाम्पत्य अगर बचा हुआ है तो ये राष्ट्रीय स्तर पे मैं कहना चाहता हूँ कि आभा की वजह से बचा हुआ। मैं तो बड़ा उत्पाती आदमी हूँ, और बहुत ही, क्या बोलते हैं, बहुत ही परेशान करने वाला प्राणी हूँ। तो मैं उस पर आ रहा हूँ कि मैंने, और मैं आभा से क्षमा मांगता हूँ नेशनल लाइव पे, और बैटरी मेरी जाने वाली स्थिति बता रही, मैं उस पर जाऊँगा। तो मैं बोल रहा था कि मैंने आभा को अपनी किताब देनी चाहिए, तो आभा ने बोला कि आज नहीं ले सकती, आज मेरे पास ये 45 रुपए नहीं है। तो हमने बोला नहीं, मैं ये आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। तो उस समय 45 रुपए का गिफ्ट भी काफ़ी बड़ा होता था। 60 रुपए की किताब थी, मुझे लोग भारती ने कुछ 15 कापियाँ दी थी, तो मैं उसको, मैंने बोला कि ये कुछ लोगों को मैंने डिपार्टमेंट में छूट पे बेच भी लिया था, तो उसको लगा कि मैं भी उसको भी बेच रहा हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। और उस समय के मध्य वर्ग की लड़कियों के प्रेम की ये स्थिति थी कि प्रेम कर रही एक लड़की गिफ्ट पाई हुई किताब घर नहीं ले जा सकती थी। वो ये नहीं बता सकती थी कि एक लड़के ने उसको किताब भेंट दिया। उस पर लिखा भी होगा आपने कुछ ना? हाँ, लिखा भी है। इसीलिए नहीं ले जाना चाहती होंगी। हाँ, तो वही बात है। और वो किताब, वो क्या कह रहे हो विवेक? हमने कहा दरअसल सारा मामला आपकी लिखाई का ही था। हाँ, चक्कर वही था। और वो किताब उन्होंने उनके अपने एक और भैया निशीत भैया, उनको पकड़ा दिया। तो भैया को पकड़ा दिया, घर नहीं ले जा सकते। और आज भी उनके पास नहीं, वो निशीत भैया के पास ही वो प्रति है कि मैंने अपने विवाह के लिए बड़े आंदोलन चलाए। जैसे मैंने अपनी सारी बहनों को पटाया, अपने जीजाओं को पटाया, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बारात जाए। और मैं भाग के शादी नहीं करना चाहता था। मैं 2 बातों को लेकर बड़ा दृढ़ था कि भाग के विवाह करना, समाज से भागने से काम नहीं होगा, समाज में रह के ही जो कुछ हो पाएगा सो होगा।
और मैंने अपने पिताजी को बड़े जतन से मनाया और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि एक फ्रिज, एक स्कूटर और एक जो दूसरे और जीवन के सामान होते हैं, एक टेलीविज़न, ये तो कभी भी खरीदा जा सकता है। आप बिना दहेज की शादी करो तो देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। और हमारे ससुराल वाले दहेज देने को तैयार थे और हमारे पिताजी लेने को कटिबद्ध थे, और दोनों तरफ से चलता था। मेरे पास ससुराल से मैसेज आते थे कि दे लेने दीजिए, क्या दिक्कत है, और पिताजी कहते थे तुम्हारा क्या जा रहा है, ले लेने दो। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, जब आपने प्रेम किया है तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे निभाते हैं आप जाने, नहीं निभाते हैं आप जाने। तो इस तरह के माहौल में हम लोगों ने बड़ी दुर्दशाओं और दुर्दिनों के बीच में, विवेक तो उसके गवाह रहे हैं। ऐसा जो मैंने पहले भी बोला कि मैं थोड़ा अशांत चित्त हूँ, तो थोड़ा मैं उत्पाती हूँ। मैं थोड़ा, जहाँ मेरा स्नेह सानिध्य ज़्यादा होता है, मैं वहाँ झगड़े कर लेता हूँ। तो मेरे मित्रों को इस बात को समझना चाहिए कि जिनसे मैं झगड़ता हूँ उनसे मैं प्रेम भी करता हूँ। ये अच्छी बात आपने कही। ये मेरी सफाई भी है और ये मेरे दुर्गुण को छिपाने का रास्ता भी है। नहीं, ये अच्छी बात है। आदमी लड़ाई उसी से करता है जिससे प्रेम ज्यादा होता है। तो अभी अब बंद करते हैं। थैंक यू सर, हम लोग लीव करते हैं। विवेक और सबको नमस्ते, शुभ रात्रि, प्रणाम, विदा। विवेक आपके लिए स्नेह संपैति।